नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की ख़ास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी ख़बरें। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने पार्लियामेंट के मानसून इजलास के दौरान हिज़्ब इक़्तिदार और हिज़्ब इख्तिलाफ के दरमियान तातुल पर तबसरा किए बगैर हफ्ते के रोज़ कहा कि हिंदुस्तानी जमहूरियत ताकतवर है और पार्लिमानी निज़ाम पर मबनी है, जिसमें पार्लियामेंट को जमहूरियत का मंदिर शुमार किया जाता है। रामनाथ कोविंद ने 75वें यौम आज़ादी के मौके पर कौम के नाम अपने खिताब में कहा कि कौम के मौमारों ने अवाम के ज़मीर पर अपने एतमाद का इजहार किया और हम हिंदुस्तान के लोग अपने मुल्क को एक ताकतवर जमहूरियत बनाने में कामयाब रहे हैं। उन्होंने कहा कि 75 साल पहले जब हिंदुस्तान ने आज़ादी हासिल की थी, तब बहुत से लोगों को खदशा था कि हिंदुस्तान में जमहूरियत कामयाब नहीं होगी। ऐसे लोग शायद इस हकीकत से बेखबर थे कि कदीम ज़माने में जमहूरियत की जड़ें हिंदुस्तान की सरजमीन में पनप चुकी थीं और जदीद दौर में भी हिंदुस्तान बिला इम्तियाज़ तमाम बालिग अफराद रायदही हक़ का देने में मुतअद्दिद मगरबी ममालिक से आगे रहा। कोविंद ने कहा कि जब हम अपनी जमहूरियत के गुज़िश्ता 75 बरसों के सफ़र पर नज़र डालते हैं तो हमें फ़ख्र महसूस होता है कि हमने तरक्की की राह पर एक तवील सफ़र तय किया। महात्मा गांधी ने हमें सिखाया कि गलत सिमत में तेज़ कदम उठाने से बेहतर है कि सही सिमत में सुस्त मगर ठोस कदम उठाएं। आलमी बरादरी मुतनव्वुर रिवायत से मालामाल हिंदुस्तान की सबसे बड़ी और मुतहरिक जमहूरियत की शानदार कामयाबी को इज़्ज़त की निगाह से देखती है। उन्होंने कहा कि हमारा मुल्क बहुत से दूसरे ममालिक की तरह बैरूनी हुक्मरानों के दौरान बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ियों और मजालिम का शिकार हुआ, लेकिन हमारी खुसूसियत ये थी कि बाबा कौम महात्मा गांधी की क़यादत में हिंदुस्तान की तहरीक आज़ादी सच और अदम तशद्दुद के उसूलों पर मबनी थी। उन्होंने दीगर तमाम कौमी हीरोज़ न सिर्फ हिंदुस्तान को नौ आबादियाती हुक्मरानी से आज़ाद करने का रास्ता दिखाया, बल्कि कौम की तामीर नौ का रोड मैप भी पेश किया। सदर जमहूरिया ने मुल्क के अवाम से अपील की कि वो जल्द से जल्द प्रोटोकॉल के मुताबिक वैक्सीन लें और दूसरों को भी ऐसा करने की तरगीब दें। दूसरी लहर से हमारी सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के बुनियादी ढांचे पर बहुत दबाव पड़ा है। सच तो यह है कि विकसित अर्थव्यवस्थाओं समेत किसी भी देश का बुनियादी ढांचा इस विकराल संकट का सामना करने में समर्थ सिद्ध नहीं हुआ। हमने स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास किए। देश के नेतृत्व ने इस चुनौती का डटकर सामना किया। केंद्र सरकार के प्रयासों के साथ साथ राज्य सरकारों, निजी क्षेत्र की स्वास्थ्य सुविधाओं, गैर सरकारी संगठनों तथा अन्य समूहों ने सक्रिय योगदान किया। इस असाधारण अभियान में कई देशों ने उदारता से अनिवार्य वस्तुएं उसी तरह साझा की जैसे भारत ने बहुत से देशों को दवाइयाँ, उपकरण और वैक्सीन उपलब्ध कराई थी। इस सहायता के लिए मैं विश्व समुदाय का आभार प्रकट करता हूँ। इन सभी प्रयासों के परिणाम स्वरूप काफ़ी हद तक सामान्य स्थिति बहाल हो गई है और अब हमारे अधिकांश देशवासी राहत की सांस ले रहे हैं। अब तक के अनुभव से यही सीख मिली है कि अभी हम सबको लगातार सावधानी बरतने की ज़रूरत है। इस समय वैक्सीन हम सबके लिए विज्ञान द्वारा सुलभ कराया गया सर्वोत्तम सुरक्षा कवच है। हमारे देश में चल रहे विश्व के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 50 करोड़ से अधिक देशवासियों को वैक्सीन लग चुकी है। मैं सभी देश वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने हफ्ते के रोज़ तक़सीम हिंद के दर्द की याद के दिन के मौके पर मुल्क की खातिर अपनी जानें कुर्बान कर देने वाले बहादुरों को याद करते हुए उन्हें सलाम किया। मोदी ने ट्वीट करके कहा कि मुल्क की तक़सीम के दर्द को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। नफ़रत और तशद्दुद की वजह से हमारे लाखों बहनों और भाइयों को बेघर होने पर मजबूर होना पड़ा और अपनी ज़िंदगियां गंवानी पड़ी। इन लोगों की जद्दोजहद और क़ुरबानी की याद में 14 अगस्त को तक़सीम हिंद के दर्द की याद के दिन के तौर पर मनाने का फ़ैसला किया गया है। उन्होंने एक दीगर ट्वीट में कहा कि तक़सीम हिंद की हौलनाक याद का यह दिन हमें न सिर्फ तफरीक, दुश्मनी और बुग़्ज़ के जहर को ख़त्म करने के लिए सिर्फ तहरीक देगा, बल्कि इससे यकजहती, समाजी हम आहंगी और इंसानी एहसासात को भी तक़वियत मिलेगी। वाज़ेह है कि 1947 में इस दिन हिंदुस्तान की तक़सीम हुई और पाकिस्तान एक अलग मुल्क के तौर पर वजूद में आया था।
वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कोरोना वबा से हुई अमवात के लिए यौम आज़ादी पर लाल किले की फसील से मुआवजे का ऐलान कर सकते हैं। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म की जानिब से यौम आज़ादी के मौके पर लाल किले से अपने खिताब में कोरोना वबा के सबब जान गंवाने वाले लोगों के कुंबों के लिए मुआवजे का ऐलान किया जाने का इम्कान है। ज़राए ने बताया कि नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने मरकज़ी वजारत दाखिला को एक रिपोर्ट सौंपी है, जिसमें कहा गया है कि अथॉरिटी के पास डिज़ास्टर फंड में 20,000 करोड़ रुपए की रकम है, जिसका इस्तेमाल आफत में जान गंवाने वाले लोगों के कुंबों को एक्सग्रेशिया के तौर पर देने में किया जा सकता है। आफत के सबब होने वाली अमवात के लिए साल 2014 में 4 लाख रुपए फी शख्स रकम तय की गई थी। वाज़ेह है कि कोरोना वबा के सबब जान गंवाने वाले लोगों के कुंबों को दिए जाने वाले मुआवजे के सिलसिले में काफ़ी दिनों से तनाज़ा चल रहा है और ये मामला कोर्ट तक पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत से 6 हफ्तों में ये बताने के लिए कहा है कि वो लोगों को कितना मुआवजा कब तक और कैसे देगी। हुकूमत ने अदालत को पहले बताया था कि वो पहले से चले आ रहे इंतज़ाम के मुताबिक वबा से इंतकाल करने वाले हर शख्स के कुंबे को 4 लाख रुपए का मुआवजा देगी। ज़राए के मुताबिक इस मामले में अब वो ताख़िर करना नहीं चाहती, इसलिए मुमकिन है कि वज़ीर आज़म यौम आज़ादी के अपने खिताब में इस बारे में ऐलान कर सकते हैं। मरकज़ के 3 ज़राई क़वानीन के खिलाफ दिल्ली की सरहद पर तकरीबन 9 महीनों से एहतजाज कर रहे किसानों ने 75वें यौम आज़ादी के मौके पर कहीं नहीं जाने का ऐलान किया। किसानों ने कहा कि तमाम किसान मुजाहिरीन सरहद पर ही झंडा लहराएंगे। किसान लीडर राकेश टिकैत ने कहा कि हम कल कहीं कूच नहीं करने वाले, बल्कि तमाम किसान अपने ट्रैक्टरों पर गाँव में और तहसीलों पर कौमी परचम लहराएंगे। राकेश टिकैत ने कहा कि दिल्ली की तीनों सरहदों पर कल धरने दे रहे किसान स्टेज पर परचम कुशाई करेंगे। हुकूमत तारीखी लाल किले पर बड़े बड़े कंटेनर लगाकर क्या साबित करना चाह रही है? लाल किला उनकी जागीर तो नहीं है। हमने अपना हक मांगा तो हमें दहशतगर्द और खालिस्तानी करार दे दिया गया। राकेश टिकैत ने कहा कि हर किसान तिरंगे का एहतराम करता है। उन्होंने मजीद कहा कि हम कल आज़ादी का जश्न मनाएंगे, मिठाई बांटेंगे और झंडा भी लहराएंगे। कल यहाँ से कोई दिल्ली कूच नहीं कर रहा है। ख्याल रहे कि दिल्ली पुलिस ने यौम आज़ादी से एक रोज़ कबल लाल किले के सामने अहम सड़क पर बड़े बड़े कंटेनर्स लगाकर यहां पहुंचने की राहें मजबूत कर दी हैं। हुकूमत ने ऐसा इसलिए किया है ताकि कोई भी लाल किले की फसील तक पहुंचने में कामयाब ना हो सके। दिल्ली पुलिस के ज़राए का कहना है कि ऐसा हिफाजती वजूहात की बिना पर किया गया। दरअसल 26 जनवरी को यौम जमहूरिया के मौके पर किसानों ने दिल्ली की सड़कों पर ट्रैक्टर परेड निकाली थी, जिसमें कुछ शरारती अनासिर ने हंगामा आराई की थी और लाल किले पर मजहबी परचम लहरा दिया था। इसके अलावा लाल किले के अहाते में तशद्दुद भी किया गया था। अफगानिस्तान में हालात इंतहाई ख़राब हैं। तालिबान की गिरफ्त धीरे धीरे मुल्क पर बढ़ती जा रही है। हफ्ते की अगली सुबह तालिबान ने काबुल के जुनूब में वाक़े एक सूबे पर कब्जा कर लिया और मुल्क के शुमाल में वाक़े अहम शहर मज़ार शरीफ पर चार जानिब से हमला कर दिया। इस बात की तस्दीक अफ़गानी अफसरान ने भी की है। लोगार से रुकन पार्लियामेंट हीमा अहमदी ने बताया कि तालिबान ने पूरे इलाके पर कब्जा कर लिया है, जिसमें उनकी राजधानी भी शामिल है और तालिबान हफ्ते के रोज़ पड़ोसी काबुल इलाके के एक ज़िले में पहुंच गया। तालिबान राजधानी के जुनूब में करीब 11 किलोमीटर से भी कम दूरी पर पहुंच चुका है। अफगानिस्तान से अमेरिका की मुकम्मल वापसी में 3 हफ्ते से भी कम का वक्त बचा है। ऐसे में तालिबान ने शुमाल, मगरिब और जुनूब अफगानिस्तान के बेशतर हिस्सों पर काबिज हो चुके हैं। इन मुश्किल हालात के दरमियान अफगानिस्तान के सदर अशरफ गनी ने अवाम से खिताब करते हुए मौजूदा सूरत हाल पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया। उन्होंने वाज़ेह लफ्ज़ों में कहा कि हमारे मुल्क में हालात बेहद ख़राब हैं, हमारा मुल्क ख़तरे में है। अफगानी सदर ने टेलीविज़न के ज़रिए लोगों से मुखातिब किया और तालिबान के ज़रिए अहम इलाक़ों पर कब्ज़ा किए जाने के बाद ये उनका पहला अवामी रद्द-ए-अमल है। उन्होंने अपने खिताब में गुज़िश्ता 20 सालों की हुसूल-याबियों को ज़ाया ना होने देने का अज़्म का इज़हार किया और कहा कि तालिबान के हमले के दरमियान राय मशवरे जारी हैं। मकामी मीडिया टोलो न्यूज़ के मुताबिक सदर अशरफ गनी ने अवाम से मुखातिब होते हुए कहा कि मौजूदा हालात में अफ़गान सिक्योरिटी और सिक्योरिटी फोर्सेस को फिर से मुनज़्ज़म करना हमारी पहली तरजीह है। उन्होंने मज़ीद कहा कि मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपके सदर की शक्ल में मेरी तवज्जो तशद्दुद और लोगों की हिजरत को रोकने पर है। मैं मज़ीद कत्ल के लिए अफ़गानों पर थोपे गए जंग की इजाज़त नहीं दूँगा। मैं अवामी मिल्कियत की बर्बादी की इजाज़त नहीं दूँगा। इस दरमियान शुमाली
बलख इलाके में मकामी गवर्नर के तर्जुमान मुनीर अहमद फरहाद ने बताया कि तालिबान ने हफ्ते की सुबह कई सिमतों से हमला किया। इस हमले की वजह से बाहरी इलाकों में ज़बरदस्त जंग शुरू हो गई। उन्होंने नुकसानात के बारे में फ़िलहाल कोई जानकारी नहीं दी। यहाँ काबिल ज़िक्र है कि अफगानिस्तान के सदर अशरफ गनी शहर के हालात बेहतर करने की कोशिशों के तहत चारशंबे को मज़ार शरीफ गए थे और उन्होंने हुकूमत से मुंसलिक कई मलेशियाई कमांडरों के साथ मीटिंग की थी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। زموږ ګران هیواد افغانستان پر موږ د تپل شوي جګړې له کبله د بې ثباتۍ له جدي خطر سره مخ دی. زه د ټول افغانستان په وضعیت خبر یم. د امنیتي او دفاعي ځواکونو او ملکي شهیدانو کورنۍ ته تسلیت وایم او ټپیانو ته یې عاجله روغتیا غواړم. زموږ هڅه دا ده چې دغه وضعیت له امله بیځایه شویو هیوادوالو ته لازمه رسیدګي وکړو. د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو د میړانې او زړورتیا درناوی کوم چې د خپل ولس او وطن د دفاع په لاره کې په قوي هوډ ودرېدل. له خپل ولس نه هم مننه کوم چې د خپلو امنیتي او دفاعي ځواکونو ग्वालियर में हफ्ते की सुबह एक बड़ा हादसा हो गया। यहाँ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की बिल्डिंग में 60 फीट की ऊंचाई पर लगे कौमी परचम की डोर बदलते वक्त क्रेन की ट्रॉली से 4 लोग उससे जुड़े डाक भवन की छत पर गिर गए। इसमें 3 लोगों की मौत हो गई। इनमें म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के 2 मुलाजमीन और डाक भवन का चौकीदार शामिल है। एक और शख्स जख्मी हुआ। इस वाक़े के बाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मुलाजमीन और मकामी लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। मौके पर पहुंचे इंचार्ज मुकुल गुप्ता को उस भीड़ में शामिल वकील मनोज शर्मा ने चाटा मार दिया। बताया जा रहा है कि जैक टूटने की वजह से क्रेन का बैलेंस बिगड़ गया था। इससे ट्रॉली नीचे गिर गई। इसमें सवार 4 शख्स डाक भवन की छत पर सिर के बल गिरे। इन्हें जय आरोग्य हॉस्पिटल के ट्रॉमा सेंटर में ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने 3 को मुर्दा डिक्लेयर कर दिया। इनके नाम प्रदीप राजौरिया, कुलदीप डंदोतिया और विनोद शर्मा हैं। इस भवन पर आमतौर से झंडा लगा रहता है, लेकिन यौम आज़ादी की वजह से इसकी पुरानी डोरी को बदला जा रहा था। इसी वक्त ये वाक़या हो गया। ये वाक़े के बाद मुलाजमीन में काफ़ी नाराज़गी है। एहतियात के तौर पर मौके पर पुलिस को तैनात किया गया। हादसे के बाद स्पॉट पर पहुंचे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इंचार्ज मुकुल गुप्ता को उस भीड़ में शामिल वकील मनोज शर्मा ने चांटा मारा था। इसके बाद पुलिस ने मनोज को हिरासत में ले लिया। वो इससे पहले एक एसडीएम पर भी हमला कर चुके हैं। फायर टेंडर्स के मुलाजमीन जब वहां पहुंचे तो उस वक्त उन पर भी लोगों ने हमला किया, उनके साथ मारपीट की। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि अनट्रेन्ड स्टाफ क्रेन पर चढ़कर काम कर रहा था। हाँ भैया आ जाएगा लच्छी कांग्रेस लीडर राहुल गांधी का ट्विटर अकाउंट लॉक होने के तकरीबन 1 हफ्ते बाद ट्विटर ने हफ्ते के रोज उसे बहाल यानी अनलॉक कर दिया। पार्टी के दीगर सीनियर रहनुमाओं के खाते भी बहाल कर दिए गए हैं। कांग्रेस पार्टी ने इस पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए ट्वीट करके कहा कि सत्यमेव जयते यानी सच्चाई की हमेशा जीत होती है। राहुल गांधी ने जुमे के रोज अपने ट्विटर अकाउंट को लॉक करने के सिलसिले में ट्विटर कंपनी पर शदीद हमला बोला था। उन्होंने एक वीडियो बयान जारी करके कहा था कि ट्विटर एक कंपनी के तौर पर मुल्क की सियासत को तय करने का काम कर रही है। यह मुल्क के जमहूरी ढांचे पर हमला है। उनका मजीद कहना था कि ये मुझ पर हमला नहीं है, ये सिर्फ मेरी आवाज़ को खामोश करने का मामला नहीं है, बल्कि लाखों और करोड़ों लोगों को खामोश करने का मामला है। कांग्रेस ने कहा था कि पार्टी और राहुल गांधी मुसलसिल लोगों की आवाज़ उठाते रहे हैं। दलित बरदरी पर जुल्म के मसाइल, ख़वातीन की हिफाजत के मसाइल, ख़ास तौर पर मजलूम तबक़ात और किसानों के साथ अपने हुकूक़ के लिए लड़ रहे हैं। राहुल गांधी हमेशा बे आवाज़ के साथ खड़े रहे हैं और इस हुकूमत की नाइंसाफ़ियों और मजालिम के खिलाफ लड़े हैं।
कांग्रेस के सीनियर लीडर और मध्य प्रदेश के साबिक वजीर आला दिग्विजय सिंह ने आज कहा कि मरकजी हुकूमत को रिजर्वेशन के मसले पर आइन में तरमीम करनी चाहिए, वरना यह हमेशा तनाज़े का मौजू रहेगा। राज्यसभा के रुकन दिग्विजय सिंह ने एक ट्वीट के जरिए कहा कि मरकजी हुकूमत को SC, ST, OBC और ओपन कैटेगरी के गरीब खानदानों के लिए रिजर्वेशन की हद को तय करने के लिए आइन में तरमीम करनी चाहिए और रियासती हुकूमतों को 75% रिजर्वेशन का हक देना चाहिए। बसूरत दीगर यह हमेशा तनाज़े का मामला रहेगा। दिग्विजय सिंह के ट्वीट पर फौरी तौर पर रद्द-ए-अमल शुरू हो गया। इन दिनों मध्य प्रदेश और मुल्क में दीगर पसमानदा तबकात यानी OBC के रिजर्वेशन के मामले पर सियासतदानों की बयानबाजी जारी है। वाज़ेह है कि साल 2018 में 102वें आइनी तरमीम के वक्त सबने OBC रिजर्वेशन की हिमायत की थी और तजादात की कोई निशानदही नहीं की। इस बिल के जरिए जिनसे रियासतों के इख्तियारात ख़त्म हो गए थे उनके हुकूक बहाल कर दिए गए हैं। मुल्क की कई रियासतों में सैलाब से तबाही हो रही है और बड़ी तादाद में लोग बुनियादी ज़रूरियात से महरूम हैं और नकल मकानी करने पर मजबूर हैं। उत्तर प्रदेश में इस वक्त 24 अजला सैलाब की जद में हैं। यहाँ गंगा और जमुना समेत कई नदियों में तुग़यानी आई हुई है, जिसका असर कई शहरों पर हो रहा है। संगम के शहर इलाहाबाद में गंगा जमुना के पानी ने भारी तबाही मचाई है और कई इलाके गर्काब हो गए हैं। सैलाब के सबब हज़ारों अफराद दरमानदा होकर रह गए हैं। इलाहाबाद में सैलाब ज़दा इलाकों की हालत इतनी ख़राब है कि लोगों को खाना पीना भी मुश्किल से हासिल हो पा रहा है। यहाँ के चांदपुर सिलवरी की हालत अबतर तरीन है, जहाँ हज़ारों मकानात सैलाब के पानी में डूब गए हैं। इलाके में कश्ती के ज़रिए लोगों तक पानी की बोतलें और खाने के पैकेट पहुँचाए जा रहे हैं। हिंदुओं के लिए अहमियत के हामिल शहर वाराणसी में भी दरियाए गंगा का इश्तियाल नज़र आ रहा है। आबी सतह में इजाफे के बाद गंगा मुख्तलिफ रास्तों से शहर में दाखिल हो चुकी है। गाँव की हालत और भी ज़्यादा ख़राब नज़र आ रही है और सैलाब से मुतासरा गाँव वाले नकले मकानी करने पर मजबूर हैं। वाराणसी में गंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बिहार में भी सैलाब से लोग परेशान हैं और राजधानी पटना में बहरान गहरा गया है। यहाँ के दयारा इलाके के कई गाँव पानी में डूब गए हैं और 6 पंचायतों का राब्ता ज़िले सदर मकाम से मुनक़ते हो गया। दयारा के अलावा कासिम चुक, आखिलपुर और हैतनपुर गांव का भी बुरा हाल है, जहां सैलाब के सबब कई झोपड़ियां बह गई हैं। ऐसे हालात में लोग नकले मकानी करने पर मजबूर हैं। गांव छोड़ने वाले सैकड़ों लोगों ने राहती कैंपों में पनाह ली हुई है। आखिरकार भगोड़े कारोबारी विजय माल्या का किंगफिशर हाउस बिक गया। इसे हैदराबाद के प्राइवेट डेवलपर्स सैटर्न रियल्टर्स ने 52 करोड़ में खरीदा है। किंगफिशर हाउस का डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल यानी DRT ने इसे बेचा है। बिक्री भाव अपने रिजर्व प्राइस 135 करोड़ रुपए का लगभग 1/3 है। इससे पहले शेयर्स की नीलामी से जो कर्ज देने वाले लोग हैं उनके 7,250 करोड़ रुपए की वसूली कर चुके हैं। ये प्रॉपर्टी किंगफिशर एयरलाइन का हेड ऑफिस रह चुकी है। मालिया की एयरलाइन कंपनी अब पूरी तरह से दिवालिया डिक्लेयर हो चुकी है। किंगफिशर एयरलाइंस पर करीब SBI के सरबराही वाले बैंकों का 10,000 करोड़ रुपए का बकाया है। प्रॉपर्टी का एरिया 1,586 स्क्वायर मीटर है, जबकि प्लॉट 2,402 स्क्वायर मीटर का है। ऑफिस की बिल्डिंग में बेसमेंट, एक ग्राउंड फ्लोर, एक अपर ग्राउंड फ्लोर और एक अपर फ्लोर है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक किंगफिशर हाउस को बेचने के कई कोशिशों के बाद भी जो डेटर्स हैं उनको ख़रीदार नहीं मिल पाने की वजह से ऐसा हुआ। इससे पहले प्रॉपर्टी की नीलामी 8 बार फेल हो चुकी है। जो डेटर्स हैं उन्होंने सरकारी बैंकों समेत दीगर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इसमें शामिल हैं। किंगफिशर हाउस की नीलामी पहली बार मार्च 2016 में हुई थी। इसमें प्रॉपर्टी की कीमत 150 करोड़ रुपए रिजर्व रखी गई थी, लेकिन प्रॉपर्टी की नीलामी फेल हो गई। किंगफिशर हाउस की लोकेशन मुंबई एयरपोर्ट के नज़दीक विले पार्ले में है। रियल्टी एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस प्रॉपर्टी को डेवलप करने का फिलहाल कोई स्कोप नहीं है, क्योंकि ये मुंबई एयरपोर्ट के बाहरी इलाके में वाक़ है। बताते चले कि विजय माल्या की एयरलाइन कंपनी किंगफिशर एयरलाइंस 2012 से बंद है। 26 जुलाई को ब्रिटेन की एक अदालत ने विजय माल्या को दिवालिया डिक्लेयर कर दिया था। इस हुक्म के साथ ही हिंदुस्तानी बैंक अब माल्या की दुनिया भर की जायदादों को आसानी से जब्त कर सकेंगे। माल्या के खिलाफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की क़यादत में हिंदुस्तानी बैंकों के एक कंसोर्शियम ने ब्रिटिश कोर्ट में पिटीशन दाखिल की थी। अब बात कोरोना वायरस की। दुनिया में पिछले 24 घंटों में 7 लाख से ज़ायद मामले सामने आए। 8 दिनों में ये 5वीं बार है कि नए केसेस का आंकड़ा 7 लाख के पार हो गया। पिछले 24 घंटों में 5,60,000 से ज़्यादा लोगों ने इस बीमारी से
माफ़ कीजिएगा 5,60,000 लोगों ने इस बीमारी को मात दी, जबकि 10,400 के करीब लोगों की इससे मौत हुई है। हिंदुस्तान में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 38,750 नए मामले दर्ज किए गए। इस दौरान 477 लोगों की जान गई, जबकि 35,740 मुतासरीन ने इस बीमारी को मात दी। ठीक होने वालों का आंकड़ा 21 दिन में सबसे कम है। इससे पहले 23 जुलाई को 35,144 लोग इस बीमारी से रिकवर हुए थे। एक्टिव केसेस यानी इलाज करा रहे मरीजों की तादाद भी बढ़ी है। जुमे के रोज़ 2,521 एक्टिव केसेस बढ़े। ये बीते 8 दिन में सबसे ज़्यादा है। 5 अगस्त को इसमें 3,623 की बढ़ोतरी दर्ज की गई थी। फिलहाल 3,81,000 मरीजों का इलाज चल रहा है। सबसे ज़्यादा मामले केरल में दर्ज हुए हैं। यहाँ 20,452 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जबकि 16,856 लोगों ने इस बीमारी को मात दी। यहाँ पर 11 दिन बाद इतने कम लोग ठीक हुए हैं। इससे पहले 3 अगस्त को 15,626 मरीज कोरोना से रिकवर हुए थे। मुल्क में 28 में से 15 रियासतों ने कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी से हुई मौत का आंकड़ा मरकजी हुकूमत को भेज दिया है। इनमें से 10 नाम सामने आए हैं। छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, ओडिशा, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और पंजाब। इन सभी रियासतों ने कहा है कि उनके यहाँ एक भी मौत ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई। सिर्फ पंजाब ने कहा कि उसके यहाँ 4 अमवात की जांच चल रही है, लेकिन वो ऑक्सीजन की कमी से हुई। अभी इसको लेकर कुछ नहीं कहा जा सकता। 20 जुलाई को राज्यसभा की कार्रवाई के दौरान कांग्रेस एमपी केसी वेणुगोपाल ने हुकूमत से सवाल पूछा था कि क्या ये सच है कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की कमी से बड़ी तादाद में मरीजों की मौत हुई। इस सवाल पर जमकर हंगामा हुआ। बाद में हुकूमत की जानिब से वजीर सेहत माफ़ कीजिएगा मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर हेल्थ डॉक्टर भारती प्रवीण पवार ने रिटर्न में जवाब दिया था कि जो रियासतें हैं, बेसिक सेहत रियासतों का मुद्दा है, उनकी जानिब से कोरोना से हुई अमवात की इत्तला दी जाती है, लेकिन इसमें ऑक्सीजन की कमी से किसी भी मौत की इत्तला नहीं है। इसके बाद उन्होंने सभी 28 रियासतों को एक चिट्ठी लिखी थी और 13 अगस्त तक अपने अपने यहाँ से अमवात के आंकड़े भेजने को कहा। 13 अगस्त की रात 12 बजे तक सभी रियासतों के वजारत सेहत से रब्ता किया गया और पूछा कि कितनी अमवात हुई। इसका जो जवाब मिला वो ये था कि किसी भी अब तक जो 10 रियासतों ने जवाब दिया, उनमें से किसी ने भी ये नहीं माना कि उनके पास ऑक्सीजन की कमी की वजह से कोई मौत हुई। फ्रांस और इसराइल जैसे मुल्कों के बाद अब अमेरिका ने भी बूस्टर डोज को मंजूरी दे दी है। अमेरिका में डेल्टा वेरिएंट के बढ़ते मामलों के बीच हाई रिस्क मरीजों को बूस्टर डोज दिया जाएगा। यूएस ड्रग रेगुलेटर्स ने इसके लिए फाइजर और मॉडर्ना के तीसरे डोज को इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दी है। अमेरिकन फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन यानी FDA ने अपने बयान में कहा कि मुल्क में लाखों लोग ऐसे हैं जो हाई रिस्क पर हैं, मतलब जिन मरीजों का कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ या फिर वो कैंसर जैसी बीमारियों से मुतासिर हैं, उन्हें वैक्सीन की तीसरी डोज मिलेगी। FDA कमिश्नर जेनेट वुडकॉक ने एक बयान में कहा कि मुल्क में कोरोना की एक और लहर ने एंट्री ले ली है। FDA को तशवीश है कि कमज़ोर इम्यून सिस्टम वाले जो लोग हैं उन्हें इस खतरनाक बीमारी से ज़्यादा खतरा है। ऐसे मरीज सेकेंड डोज के 28 दिन बाद बूस्टर डोज ले सकेंगे। वुडकॉक ने सिंगल डोज लेने वाले लोगों को लेकर कोई जानकारी नहीं दी है। बता दें कि अमेरिका में जॉनसन एंड जॉनसन की सिंगल डोज का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। मुमकिन है कि सिंगल डोज ले चुके लोगों के लिए भी जल्द ही कोई अहकाम जारी किए जाएंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वजारत सेहत के अहदेदारों का मानना है कि वैक्सीन की थर्ड डोज कमज़ोर इम्यून सिस्टम वाले लोगों को शुरुआती तौर पर राहत देगी। वजारत सेहत के हुक्काम ने बताया कि फ्रांस ने अप्रैल में ही ऐसे मरीजों को बूस्टर डोज देने की इजाज़त दे दी थी। वहाँ भी सेकेंड डोज के 28 दिन बाद तीसरी खुराक दी जा रही है। इसराइल और जर्मनी ने भी हाल ही में तीसरी डोज की सिफारिश की है। हिंदुस्तानी हुकूमत बीमारियों से मुतासरा 12 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चों का वैक्सीनेशन जल्द शुरू कर सकती है। हालांकि पूरी तरह से सेहतमंद बच्चों को फिलहाल इसका फ़ायदा मिलने की उम्मीद नहीं है। कोविड-19 वैक्सीनेशन पर हुकूमत को एडवाइस देने वाली कमेटी के मुताबिक इस वक्त मुल्क में 40 करोड़ बच्चे हैं। सभी का वैक्सीनेशन शुरू किया जाता है तो पहले से चल रहे 18+ का वैक्सीनेशन मुतासिर होगा। पहले एडल्ट्स का वैक्सीनेशन होना ज़रूरी है, नहीं तो आने वाले वक्त में मुल्क में फिर से वैसे ही हालात पैदा हो सकते हैं जब लोगों को अस्पतालों में बेड के लिए भटकना पड़ा था। बच्चों के वैक्सीनेशन पर कमेटी ने राय दी है कि अभी 12 साल से ज़्यादा उम्र के उन बच्चों का वैक्सीनेशन किया जाएगा जिन्हें
कुछ शदीद बीमारियां हैं। कमेटी का मानना है कि हर बच्चे को स्कूल भेजने से पहले उसके वैक्सीनेशन की ज़रूरत नहीं है। कमेटी के चेयरमैन NK अरोड़ा ने बताया कि पूरी तरह से सेहतमंद बच्चों को अभी वैक्सीनेशन के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। अरोड़ा ने कहा कि इस वक्त सभी बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू करने से मौजूदा दौर में फ़िलहाल जो वैक्सीनेशन मुहिम चल रही है वो पिछड़ जाएगी और नौजवानों के साथ बुजुर्गों को वैक्सीन डोज ना लगने पर अस्पताल में मुतासरीन की तादाद बढ़ने लगेगी। किन बच्चों को पहले ये टीका लगेगा, अगर हम उसमें देखें तो कमेटी की सलाह के मुताबिक पहले उन बच्चों का वैक्सीनेशन किया जाएगा जिन्हें शदीद बीमारियां हैं, जैसे किडनी ट्रांसप्लांट या पैदाइश से कैंसर की बीमारी से मुतासिर या हार्ट से मुतालिक बीमारी के शिकार बच्चों को इसमें प्रायोरिटी दी जाएगी। हिंदुस्तान में अभी तक बच्चों के लिए किसी भी वैक्सीन को अप्रूवल नहीं दिया गया है। वैक्सीन का बच्चों पर क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है। जाइडस कैडिला की DNA बेस्ड वैक्सीन का 12 से 17 साल के बच्चों पर ट्रायल किया जा चुका है। कंपनी वैक्सीन के इमरजेंसी अप्रूवल के लिए अप्लाई भी कर चुकी है। इसके अलावा पुणे की कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया भी 2 से 12 साल की उम्र के बच्चों पर कोवैक्सिस वैक्सीन का 2/3 दूसरे या तीसरे मरहले का ट्रायल कर रही है। अमेरिकी रियासत रहोडा लैंड के ब्राउन यूनिवर्सिटी की एक तहकीक के मुताबिक कोरोना वबा के दौरान पैदा होने वाले बच्चों की जहानत की शरह यानी IQ लेवल कोरोना वबा से पहले पैदा होने वाले बच्चों से 22% कम है। तहकीक में कहा गया है कि कोरोना वबा के दौरान पैदा होने वाले बच्चे लॉकडाउन की वजह से ज़्यादा घुल मिल नहीं सके, जिसकी वजह से उन बच्चों में कोरोना से पहले पैदा होने वाले बच्चों के मुकाबले में जहानत की शरह कम पाई गई है। माहिरीन का कहना है कि कोरोना में वालिदैन ने चेहरे पर मास्क का ज़्यादा इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से बच्चों की नशोनुमा पर भी असर पड़ा, क्योंकि इस वजह से बच्चे चेहरे के तासुरात और इशारों को नहीं समझ सके। ये तहकीक रहोड आइलैंड के 672 बच्चों पर की गई, जिसमें 2019 से पहले पैदा होने वाले 308 बच्चे, जनवरी 2019 और मार्च 2020 के दरमियान पैदा होने वाले 176 बच्चे और जुलाई 2020 के बाद पैदा होने वाले 188 बच्चों को शामिल किया गया था। तहकीक में शामिल तमाम बच्चे मुकम्मल मुद्दत में पैदा हुए थे और ज़्यादातर बच्चों की रंगत गोरी थी। साइंसदानों ने बड़े की जहानत जांचने के रिवायती तरीके के बजाय बच्चों की इब्तिदाई अय्याम में सीखने की सलाहियतों को बुनियाद बनाकर नताइज अखज़ किए हैं। साइंसदानों ने उन बच्चों का ज़ुबानी, गैर ज़ुबानी और जल्दी सीखने वाली महारतों पर उनकी नशोनुमा का जायज़ा लिया। तहकीक में कहा गया कि मार्च 2020 के बाद पैदा होने वाले बच्चों में चीज़ों को समझने और ज़बानी और जिस्मानी सरगर्मियों की सलाहियतें कम हैं बनिस्बत उन बच्चों के जो कोरोना से पहले पैदा हुए थे। इस तहकीक में शामिल मुसन्निफीन की सरबराह डॉक्टर शेन देवनी का कहना है कि जहानत की शरह यानी IQ में कमी बहुत अहम है। उनका कहना है कि यह गैर यकीनी है कि जहानत की शरह में कमी बच्चों को मुस्तकबिल में भी मुतासिर करेगी या नहीं, क्योंकि बच्चों के दिमाग नौजवानों के मुकाबले में ज़्यादा जल्दी तब्दील हो सकते हैं और इम्कान है कि मुस्तकबिल में ये ठीक हो जाएंगे। इसके अलावा माहिरीन को तहकीक से ये भी मालूम हुआ है कि कम लड़कों और मुतवस्सित समाजी और माशी पस मंज़र रखने वाले बच्चों की कारकर्दगी इस टेस्ट में ज़्यादा ख़राब रही। वबा से पहले एक बच्चे का औसत स्कोर 100 पॉइंट्स होता था, जो अब कम होकर 80 पर आ गया है। कोविड-19 का असरदार इलाज ढूंढने के लिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक क्लिनिकल ट्रायल शुरू किया है। ये ट्रायल मलेरिया, ल्यूकेमिया और ऑटो इम्यून डिजीज़ जैसे आर्थराइटिस की दवाओं पर किया जा रहा है। ट्रायल में शामिल साइंटिस्ट का मानना है कि इन बीमारियों में इस्तेमाल होने वाली एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाएं इन्फेक्शन के बाद बेकाबू होने वाले इम्यून सिस्टम को कंट्रोल कर सकती हैं। इन दवाओं के ज़रिए कोविड का सस्ता और असरदार इलाज ढूंढने की कोशिशें की जा रही हैं। अगर हम इम्यून सिस्टम को समझने की बात करें तो इम्यून सिस्टम फ्रंटियर्स इन इम्यूनोलॉजी जर्नल में पब्लिश रिसर्च कहती है कि कोरोना से मुतासिर होने के बाद कई मरीजों में बीमारियों से बचाने वाले इम्यून सिस्टम ही बेकाबू होने लगता है। आसान ज़बान में समझे तो इम्यून सिस्टम इतना ओवर एक्टिव होता है कि वायरस से लड़ने के साथ जिस्म की दीगर नसों को भी नुकसान पहुंचाने लगता है। ऐसा होने पर मरीजों के जिस्म में खून के थुक्के यानी ब्लड क्लॉटिंग जम सकते हैं और ऑक्सीजन की कमी हो सकती है। ये दिक्कतें मरीज़ की हालत को और बिगाड़ती हैं। साइंटिफिक लैंग्वेज में इसे साइटोकाइन स्टॉर्म कहते हैं। WHO का कहना है कि एक्सपर्ट्स के एक पैनल ने इन 3 दवाओं को इसलिए चुना ताकि कोविड से होने वाली अमवात को रोका जा सके। इस ट्रायल का नाम सॉलिडारिटी प्लस रखा गया है। 52 मुल्कों
के 600 अस्पतालों में भर्ती मरीजों पर यह ट्रायल किया जाएगा। ट्रायल में यह भी देखा जाएगा कि अलग अलग मुल्कों में कोविड के मरीजों पर इन दवाओं का कितना असर हो रहा है। फिर उनका मुकाबला या कंपैरिजन करके देखा जाएगा कि कौन सी दवा कितनी ज़्यादा असरदार है। नाजरीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए एनालिसिस के साथ। फिलहाल दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।